ऋषि तुल्य हैं, ऐसे श्री मनोहर लाल जी हम सबसे मत हैं। एक बार भारत माता की, भारत माता की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार स्वागत करेंगे श्री मनोहर लाल जी का। मैं निवेदन करूंगा जी, तीरथ राणा जी, देवेंद्र खाद्यान जी, अक्षित दहिया जी, हेमंत मंडल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और दीप प्रज्वलन में महामंत्री हैं और एक आवश्यकता है श्री योगेश जठेड़ी जी जो सरपंच भी है अपने गांव के, स्पोर्ट्स स्कूल से पास आउट, ऐसे युवा भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में युवाओं के प्रेरणा स्रोत गर्गवासी हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देने वाले साथियों, जब पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था तो सभी सरकारें उसको सींच रही थी। ऐसे समय में जी योगेश जी इस पूरी कार्यक्रम के सह संयोजक हैं। श्री रविंद्र जागरण जी, सभी सारी टीम से निवेदन, सभी पार्षद गण एक बार ये सिग्नेचर। और हमने रोहतक में एक हल में हरस जो थी वो कलम के रूप में थी आज, और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण एक बार सभी छोड़ोगे एक ग्रुप फोटो के लिए। चौधरी छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे। युवा चौपाल के सूत्रधार, अब मेरा निवेदन है एक बार रविंद्र जगन जी से कि वो आए और कम आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अपना पराया तेरा मेरा भ्रष्टाचार। चलिए, और हरियाणा के गोहाना की कस्सी ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की पहचान है, इस क्षेत्र की पहचान है कस्सी। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार युक्त ऐसा एक संकेत देते हुए गोहाना की कस्सी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप दे रहे हैं। और अंतिम में पुष्प गुच्छ, ये गदा गदा ये गदा ये गदा क्षेत्र का धर्म युद्ध का जो हथियार है वो गदा है, तो वो समझ जाए कि ये पूरा सोनीपत ये हरियाणा माननीय मनोहर जी के साथ। तो किसी ने कहा तो आपका भाई खड़ा है, तो दूसरे ने कहा कि ये भाई है, वो भी तो भाई है, दोनों भाई है। तो आपस में चर्चा कर रहे थे, ठीक है वो दोनों भाई है, तो एक मोदी जी का भाई है, राहुल का भाई है, और फिर मोदी वाले भाई को देंगे राहुल के भाई को देंगे। चर्चा तो देश के नेता की होनी चाहिए, नीचे चर्चा नहीं करनी चाहिए कौन किस जाति का, किसका क्या नाम है, कौन का। हाँ, कोई आदमी बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट तो समाज विरोधी है, ये तो अनैतिक है, ये तो गलत काम करता है, उसकी आलोचना जो आती है उसका दूर रहो से। लेकिन अगर कैंडिडेट में ज्यादा फर्क नहीं है तो फिर देश का नेता कौन किसके साथ जाकर करने वाला है। हमारा ये धर्म बनने का राजनीतिक धर्म, हमारा सामाजिक धर्म भी अच्छे लोगों आगे लाए, अच्छे लोग आगे लाएंगे तो वो अच्छा पाए। मोदी जी ने कारण रखा है कि देश की मजबूती दुनिया को भी लगे, सरकार मजबूत है, देश मजबूत है। और 2029 तक आज जो देश वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति के नाते हम 5 देशों के आगे हैं टॉप पे। सब है सारी चीजें सब लोग बता रहे हैं, हमारी उपलब्धियां क्या क्या है वो बता रहे हैं। 5 देशों में हिस्सा 2029 तक टॉप के 3 देशों का हाथ आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सारे
2047 तक हमारा टारगेट है कि अर्थव्यवस्था के नाते दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश भारत बन जाए 100 वर्ष के बाद। हमें आजादी के 100 वर्ष के बाद 2047 में भारत का एक पर आ जाए, ये मोदी जी कार्य करके चल रहे हैं। और उस समय जो भी कोई देश की भीड़ करने वाले लीडर हो लेकिन उन्होंने रास्ता बना दिया, रास्ता बन गया। इस रास्ते से कोई भटक नहीं सकता। तो आपसे आवाज यही है कि हम अपने समाज के नाते कुछ भी हो देखा पहले चिट्ठी लेके जानी पड़ती थी नौकरी के लिए, लेकिन आपने जो बोला वो करके दिखाया, किसी की सिफारिश वगैरह सबको मौका दिया है। परंतु एक बात का को फोकस करवाना चाहता हूँ, मैंने हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग से करनाल में जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से डिप्लोमा किया है, गार्डन सर्टिफिकेट जिसमें माली का पद होता है, वहाँ से मैंने ग्रो सीड की पहचान भी करी है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। आपकी जो एक कौशल रोजगार निगम के तहत है तो उसमें 10वीं बेचते लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिसके पास डिप्लोमा है उसको प्राथमिकता दी जाए। ऐसा है। और उसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD इसके नंबर मिलते हैं। पहले 2 नंबर मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे, फिर 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ऐसे 10 नंबर मिलते हैं। फिर जो अतिरिक्त कोई कोर्स होता है, जैसे आपने बताया माली का कोर्स डिप्लोमा का रखा है, इसके नंबर अलग मिलते हैं। इसलिए जो नंबर का फर्क है वो अपने आप ही उसको प्राथमिकता दिला देता है। हम ये नहीं कर सकते कि भी केवल डिप्लोमा तो देंगे बाकी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि माली के काम के लिए डिप्लोमा करना अच्छी बात है, लेकिन माली का काम ऐसा है कि बिना डिप्लोमा किए भी अगर कोई नंबर उसका आता है अच्छा तो वो भी कर सकता है। माली के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रुप डी की है वो 10वीं रखी है। डिप्लोमा के अलग से नंबर मिल जाएंगे ताकि उसको दूसरों से प्राथमिकता मिले। ये सिस्टम बनाया हुआ और हर बात के लिए सिस्टम खड़ा करता है। आज केवल डिप्लोमा कर दें तो कोई भी खड़ा हो जाएगा कि डिप्लोमा की इसमें माली की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सफाई के काम में बहुत जरूरत नहीं है, और जो ग्रुप डी की नौकरियां हैं तो डिप्लोमा एडिशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है। मिनिमम जो है ग्रुप डी के लिए 10वीं, ग्रुप सी के लिए 12वीं, ये सारी क्वालिफिकेशन करके आगे चलते। तो फिर तो बड़ा लंबा चल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सुनो एक लास्ट क्वेश्चन नहीं आप बड़ा फिर तो कोई एक लास्ट क्वेश्चन दे दो भाई दो भाई। अब क्या है कि ये तो श्री राम कथा है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे हौसला बात रखा सभी जितने हमारे टीम लीडर हैं यहाँ उनका धन्यवाद करता हूँ। आज बात युवाओं के प्रति चल रही है, आपने बड़ा था हमारे लिए रखा जो यूट्यूब पर चल रहे हैं ना और फोन पे ऐसी वीडियो बना के डालते हैं जिससे युवाओं का हौसला बढ़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन यूट्यूब चैनलों को और युवाओं जो युवा ऐसे वीडियो बना के डालते हैं आप उनको हरियाणा सरकार की तरफ से ब्लॉक कराने की अनुमति प्रदान करें ताकि उनको ब्लॉक करके बंद किया जाए। ये मेरा आग्रह है। अगर सक्षम हो तो चाहूँगा कि आप इस बारे में देखिए ये जो ये सब सारी बैठ जाओ मित्रों, सुनो आप बैठ जाओ, कोई बात आप लिख के लाया हो तो मैं इकट्ठे कराऊंगा कल सारे। अब बोलने का इतना ज़्यादा नहीं होता ना, एक स्वाद ध्यान देके 10 मिनट पहले वाली बात सुन लो। बैठे माइक ले लो, माइक दोनों ले लो। हाँ आखिरी बैठ जाओ। एक बार आखिरी बार एक बार बोला राष्ट्रीय सब ने बोला है सोशल मीडिया का। देखिए मित्रों, ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसको कुछ नियम है, सोशल मीडिया के भी नियम बने हुए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो नहीं रहा। कारण क्या है, ये जो अखबारें हैं या टेलीविजन है, ये संस्थाएं थोड़ी 20-30-50 संस्थाएं हैं, अखबार भी 20-30-50 हो गए, चैनल भी एक इलाके में नॉर्थ इंडिया में तो 50 होंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा बन गया कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल लेके कुछ भी अपना रिकॉर्ड करो और कुछ भी अपने मसाला लगाओ और जाके उसको सर्कुलेट कर दो। अभी पकड़ में आ नहीं रहा। हमारे
डिपार्टमेंट के लोगों के भी कि कौन क्या बोल रहा है। हाँ, कोई अश्लील बात चलती है जिससे समाज में कोई ऐसा वातावरण खराब होने की बात आ जाए, या कोई किसी को धमकी देता है, या कोई झूठ यानी उसको तोड़ मरोड़ करके, कई बार होता कुछ और है और उसमें तोड़ मरोड़ के सीन कुछ और लगाए थे, यहाँ तक धड़ किसी और का है और गर्दन से ऊपर चेहरा किसी और का है, इस तरीके से लगा देते हैं। तो ऐसी चीजों पर तो रोक लगाने के लिए पुलिस के पास पूरा कंट्रोल है। लेकिन कोई किसी को राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये है एक कंपटीशन। उस कंपटीशन में भाई कोई दूसरा विरोधी इतना करता है, उससे ज्यादा हम करें। अगर ये सोशल मीडिया के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, इसके लिए तो घर बैठे हुए जहाँ भी हम बैठे हैं, आधा घंटा 15 मिनट देखा, जॉब उसके फटाफट हमारे को जॉब देना, उसको पॉजिटिव देना तो पॉजिटिव दो, नेगेटिव देना नेगेटिव दो, प्रशंसा के लिए प्रशंसा करो, गाली देनी है गाली दो, और इसका तो बहुत बड़ा असर नहीं होता। ये अगली बात बताता हूँ, एक क्षणिक असर होता है इसका 10 मिनट मतलब है। हाँ, ग्रुप का ग्रुप जब एक ही ग्रुप होता है वो आपस में सर्कुलेट करता रहता है। आप कोशिश करो, आप हर एक ग्रुप में घुसो, नेगेटिव वाले में घुसो, पॉजिटिव वाले में घुसो, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव जवाब दो, नेगेटिव वाले का भी जवाब आप जो देना वो दो। ये कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में हमें अपनी भूमिका बनानी चाहिए। बहुत अगर मानो सरकार की ओर से सख्ती होने लगेगी तो ये अपने आप में ऐसा ग्रुप बन जाएगा तो कोई गले नहीं लगेगा। लो जी, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, लोकतंत्र का अधिकार, कैसे छीन सकते हैं? गलत ढंग से जो करेगा तो पकड़ते हैं, उसके खिलाफ तो केस भी बनता है, एफआईआर भी होती है, उठा के अंदर करते हैं। लेकिन पार्टी के नाते हमको को गालियां देगा और हम उसके खिलाफ करेंगे, तो ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये आप नहीं करते। अब जो मैंने बात आपसे करनी है, मैं 10 मिनट वो करता हूँ। देखिए, हमारी राजनीति वो तो बात मैंने बता दी सारी। दूसरी एक जो प्रशासन वाले मारे कार्यकर्ता लीड के भी बताओ आप बारह बजे तुम्हारा ही है पटवारी होया तहसीलदार आपने पटवारी देखो चलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, रिश्वत मांगना जी खुली ठीक है। अगर कोई ऐसी शिकायत है, सर मेरे भाई को एक सवाल कर रहे थे शिक्षा के हक के बारे में, तो आपने भी जिक्र किया जनता विश्वविद्यालय के नाम पे, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि ये मुद्दा सर पिछले 3-4 सालों से चल रहा है सर, और इस बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं लग रहा, जबकि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बनाया है सर, कोई जीरो से शुरुआत नहीं करनी है सर, प्रदेश को एडमिशन कर रहे हैं। ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी मांग है सर, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है सर, कृपया करके इसके संज्ञान लीजिए। देखिए क्या होता है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, सहमति वहाँ की मैनेजमेंट से बनानी पड़ती है। मैं आपको इतने सारे लोग बैठे दिखाई देता हूँ। पहली बात तो ये है कि वहाँ की मैनेजमेंट एक मत नहीं थी, अलग अलग मत थे। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं या गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, एक ये निर्णय उन्होंने करना है। तीसरा, वो कहते हैं सारा का सारा स्टाफ एज इट इज आप अब्जॉर्व करो। हमने कहा जिस दिन यूनिवर्सिटी की बनाने की बात आई थी उससे पहले का तो फला मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की चर्चा करने के बाद ये जो लोग होते हैं परिणाम में चित्रपटें हो जाती हैं। कुछ लोग कर लिए, चलो तो सरकार ले रही है, जिसको भर लो इसको भर लो। उसके बाद जो लगे हुए लोग हैं, वो जो प्रक्रिया है चयन की, वो चयन की प्रक्रिया में उनको लाना पड़ेगा। जो पास हो जाएंगे, जो सिलेक्शन हो जाएंगे लगेंगे, इनकी सिलेक्शन नहीं होगी नहीं लगेंगे। हालांकि अंदर की बात है, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, फिर भी जो चल रहा है आपको बता दिया। तो दिन फैसले जैसे होंगे यूनिवर्सिटी लेने के लिए सरकार चाहे। बहुत सारी नई यूनिवर्सिटियाँ भी आई हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, और सर मैंने अपने पास में एक यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, 1.5 साल पहले उन्होंने PhD में एडमिशन ले लिया। उन्होंने पहले बोला कि आप नेट 11 का पेपर करो, हम स्कॉलरशिप भी दिलाएंगे। सर 1.5 साल खराब कर दिया मेरा, नेट 11 का पेपर हुआ, घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरी फीस भरी जा सके, पर उन्होंने पहले तो 1.5 साल घुमाया, फिर बाद में पेपर क्लियर होने के बाद मेरी स्कॉलरशिप भी नहीं थी, अब फीस भी वापस नहीं दे रहे हैं, और डॉक्यूमेंट मांगने जाओ तो सर वो धमकी दे रहे हैं कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर देंगे, प्लाट क्या 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 नाम आपका? रोहित पहला। हाँ, प्लीज सर
आप जरा लिख करके कागज में जाने से पहले भी दे सको तो मुझे दे दो, और उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या उसकी खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसको देखेंगे। बाकी हमने पढ़ाई में सोनीपत जिले को एक प्रकार का ये शिक्षा का हब बना हुआ है। हमने देखिए लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई है, यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हुआ है कानपुर में, यहाँ जनता बुटाना की यूनिवर्सिटी भी टिकोर करने की चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, वो हो जाएगी। यहाँ लड़ाई में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो इसी कार्यकाल में 3 यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग से, जितना यूनिवर्सिटी अलग चल रही है, अशोका यूनिवर्सिटी अलग चल रही है, और साउथ इंडिया की एक यूनिवर्सिटी और अभी आई हमारे पास के हमको जगह दे दो, यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं। IIT का एक 10 एकड़ में सेक्टर यहाँ बन रहा है, तो इसलिए सोनीपत जिला शिक्षा का हब बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कोई बेहतर करना ही है, जैसे आपकी है, तो इसको करना नहीं करेंगे आप देखिए। आज का जो युवा है वो किसानों के प्रति बहुत कम हुआ है। और आज आगे जो सरकार आएगी आपकी, तो किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति क्या रहेगा? किसान जो है उसकी जमीन का भाग होता है, जमीन का टुकड़ा होता है उसके पास, और अपने यहाँ एक सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम, कि बाप की जमीन बेटे बेटियाँ, पहले तो बेटे बांटते थे, बेटियाँ भी बांटने लग गई। अच्छा प्रावधान किया तो बेहतर करेंगे। मान लो परिवार में एक जमीन 500 बढ़ गई, अगली पीढ़ी में वो 500 की थे और 4 बढ़ गई, तो जिसके 5 की थी वो आधा करने में नहीं बचेगा, अनार आएगी। जमीन की जोत छोटी होती जा रही, सबसे बड़ी समस्या है। 5 एकड़ तक का किसान अपने परिवार को अच्छे प्रकार से गुजारा करता है। आजकल थोड़ा आमदन अच्छी बढ़ी है, कैश क्रॉप्स आ गई, साथ में एडिशनल काम शुरू हो गए, कहीं मशरूम का फार्म शुरू हो गया, कहीं मधुमक्खी का शुरू हो गया, कहीं मछली पालन हो गया, कहीं फूलों की खेती होगी, सब्जी की खेती होगी। इसके कारण से अब 3 एकड़ तक भी किसान की आमदन ठीक ठाक होती है, लेकिन इससे छोटी खेती में किसान का मुश्किल से गुजारा होता है। छोटे किसानों को मदद करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनी है। एक समस्या क्या है, अब मैं वो बात ऐसे कह रहा हूँ तो मुझे शायद चुनाव के लिए करनी नहीं चाहिए। संकेत इतना ही है कि ज्यादा जरूरत छोटे किसान, बड़ा किसान फिर भी अपना काम चला रहा है। अब छोटे किसान को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के बच्चों को अतिरिक्त व्यवसाय जो खेती के साथ जुड़ा हुआ हो, खेती का उत्पाद चाहे सब्जी है, फ्रूट है, या उसका गेहूँ है, धान है, उसमें से भी कुछ प्रोडक्ट और बना सके, वैल्यू एडिशन कर सके, उद्योग में आ जाए, तो इस उद्योग के लिए स्थान पर ट्रेनिंग हो रही है, स्किलिंग करा रहे हैं, लोन दिलवाते हैं। मुद्रा योजना में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक बिना किसी गारंटी के ये लोन दिलाया जाता है। तो यही काम है कि किसानों के बच्चे आगे आए। अब जमीन तो जिसकी 2 किले उसमें 4 तो भाई वो अपने आप करेगा तो करेगा, मेरे पास तो सिस्टम नहीं है, कोई किसी की जमीन दूसरे के लिए दे नहीं सकते, कोई दूसरा बेचे तो वही ले, बेचने को या दान करने तब भी हमें दिक्कत नहीं है। हमें तो यह है कि जमीन का 1 एकड़, 3 एकड़, 2.5 एकड़, 4 एकड़, इसमें किसान जरूर आ जाए। छोटी जमीन इसका जो रखने वाले वो वायबल नहीं है, लेकिन जमीनों की कीमत अच्छी हो गई है। अब ये गुहाना का इलाका लगा लो, यहाँ 4-5 साल पहले जो जमीन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख एकड़ थी, आज वही जमीन 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए एकड़ हो गई। वही नहीं हुई, हो गई ना, वही है ना। क्यों हुई कि यहाँ विकास इतना हुआ, नेशनल हाईवे कितने निकल गए यहाँ से, सोनीपत का नेशनल हाईवे अलग, जींद का अलग, पानीपत का अलग, रोहतक का अलग, और अभी ये गोहाना का एक बाईपास तो बन गया, दूसरे बाईपास की भी संभावनाएं बड़ी हुई है, और इंडस्ट्री यहाँ आ रही है। अब इंडस्ट्री को भी जो जमीन गुड़गांव में 15-20 करोड़ रुपया में मिलती है, वो वहाँ की बजाय यहाँ के 4 करोड़ 5 करोड़ मिलेगा, जब यहाँ और महंगी हो जाएगी और आगे बढ़ेगा, तो उद्योग ज़्यादा दिल्ली की रेलवे फैल रहा है। उद्योग फैलने से हमारा किसान का बेटा, मेरा निवेदन इतना ही है कि पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़े, पढ़ाई के बाद हुनर का विकास यानी स्किल यूनिवर्सिटी में अलग से बनाइए पनौल में, कि नौजवानों को 12,000 नौजवान एक साल में स्किलिंग का कोर्स करके अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे। हर किसी को सरकारी नौकरी से कम नहीं है,
सरकारी नौकरी तो जितनी मिलती है आपको पता है, एक साल में 20 से 25 हजार, अब 25 भी अब हुई है, वरना आज से 10 साल पहले तो ये 15,000 ही थी। तो ये 20-25 हजार नौकरी हर साल मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और नौजवान कितने हर साल काम करने वाले 2 लाख नए रोजगार साल में आते हैं। तो इस 25,000 के बाद सबको या तो अपना पैतृक काम संभालना पड़ेगा या अपना निजी कोई काम व्यवसाय करना पड़ेगा। हमने तो विदेश के लिए भी रास्ता खोल दिया। टारगेट है कि हम 1 लाख बच्चों को, नौजवानों को विदेश में काम करने के लिए भेज सकें। उसके लिए ओवरसीज प्रेशर अलग से बनाया, उसके लिए वहाँ से डिमांड भी आ रही है। अभी पीछे इजराइल में कुछ वहाँ जाने थे, संयोग ऐसा कि उस समय इजराइल में लड़ाई चल रही थी, लोगों ने आलोचना शुरू कर दी, बोला कि इजराइल में बांधने के लिए भेजेंगे क्या? तो रोजगार के लिए जो जा हम नहीं भेजेंगे, अपने आप जा रहे हैं, बल्कि हम तो फिर भी ठीक ठाक रास्ते से भेजेंगे। लोग डंकी रूप से जा रहे हैं। डंकी रूप किसी को पता है? डंकी रूप किसी को पता है? क्या डंकी रूप से जाना चाहिए क्या? नहीं जाना। आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। यहाँ लालच में चला तो जाएगा, घर वालों से पैसे लेके भी खर्च कर देगा, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जान जोखिम में डालने जैसा काम है। 2 नंबर के धंधे में विदेश कभी नहीं जाना। इसलिए हमने सरकारी व्यवस्था की है, चाहे वो किसान हो चाहे किसान ना हो, हर एक बेरोजगार को रोजगार मिले, ये हमारी चिंता है, उसको कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमने आपका राज देखा, बड़ा अच्छा चला। आप भी भगवान से प्रार्थना करते आगे भी चले, और आपने हमारे को युवाओं को नौकरी दी, मेरिट बेस पर नौकरियां दी, हम बड़े खुश हैं। हर चीज में आपने रिश्वत की बहुत सी 80-90% कम करी। मगर इस सरकार का ध्यान एक जो है ना, हरियाणा में गुंडागर्दी इतनी हो गई है जी। मैं गुहाना की बात करता हूँ, गुहाना में हर रोज अब भी कम से कम 10-15 धमकियां आ चुकी है। जो यह सरकार बिल्कुल भी गुंडागर्दी पर 0% पे काम कर रही है। क्या आप बताओगे आगे आने वाला? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे भी आपकी सरकार आए, और इस गुंडागर्दी पे आप क्या करोगे? संदीप शर्मा। संदीप जी, आपकी बात इसमें बदल है, मैंने कहा मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत वर्षों से बहुत गहराई से अध्ययन करता हूँ बातों की। एक बात तो ये समझो कि जिस प्रकार के लोग ऐसे अनवांछित काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, उनको या तो कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा मिलती है ये काम करो, या उनका कोई लोभ लालच होता है, या उनका रास्ता कभी ना कभी बिगड़ गया होता है, वो रास्ते से भटक जाते हैं। इलाज तो यही है, या तो उनको समझाया जाए, और नहीं समझे तो उनको दंडित किया जाए। और दंडित करने का काम निश्चित रूप से सरकार का पुलिस के माध्यम से होता है। तो इन सब बातों पर ध्यान करते हुए इस इलाके में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कुछ गैंग बने हुए हैं, और वो गैंग यहाँ से ऑपरेट नहीं कर रहे, वो विदेश में बैठे हुए, दुबई में बैठते हैं, USA में बैठते हैं, UK में बैठते हैं, कुछ लोग हैं, उनका नाम भी पता है। और वो वहाँ से इस प्रकार के फर्जी कॉल्स, हॉक्स कॉल जिसको कहते हैं, किसी का भी नंबर ले उसको फोन करते हैं, और जब उसको उस फोन का हमें पता लग जाता है तो उसको हम व्हाट्सएप वगैरह से कटवा के देते हैं। जहाँ कोई पकड़ने की बात आती है, ब्रोकर ध्यान जाते से पकड़ते हैं। विदेश में बैठे व्यक्ति को पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर भी हमने दुबई से भी गैंग पकड़े हैं, हमने विदेशों से गैंग पकड़े हैं। एक ये जो खास करके दिल्ली के आसपास का इलाका है, उसमें पहले तो गुड़गांव में, फरीदाबाद में बहुत होता था, अब ये सोनीपत, झज्जर, ये इलाका जो है इसमें थोड़ा ही ज़्यादा चल रहा है। उसका एक कारण ये भी है, लोगों की जो खुशहाली आती है वो टारगेट करते हैं कि आदमी ऐसा है, इसको फोन कॉल करो, जहाँ तो किसी को क्या नहीं है, थोड़ा धमका दो कि इतना पैसा दे दो, अब नहीं तो हम जो है कुछ भी कर देंगे। कभी बार घटनाएं हुई भी हैं। हम जो भी कोई कॉल आती है ऐसी, उसका हमारे DGP खुद ध्यान रख रहे हैं। DGP को सख्त हिदायत है, ऐसा कोई भी आदमी जहाँ काबू हुआ है, पकड़ना पहला काम है, पकड़ के उसको न डालो। मानो पकड़ नहीं आता है और कहीं कोई शरारत करता है, आमना सामना होता है, तो बिल्कुल हिचकना नहीं है,
उसके साथ जो व्यवहार आए वो करो, लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। या मुझे पता मतलब जो हलवाई है हमारे जो ये माता जलेबी, उसको भी कॉल आई, बाद में एक आरती को कॉल आई, अभी हमारे ये जो मेयर जो यहाँ के चेयरमैन है उनके पति क्या नाम इंद्रजीत, उनको कॉल आई, हमारे अपने आदमी को आ रही है और भी लोगों को आ रही है। लेकिन इस समय की पूरी सावधानी पूरा ध्यान सरकार का भी है। हाँ, कोई सूत्र अगर आप लोगों को कभी मिल जाए, जरूरी नहीं कि शोर बजा के बताना, आप चुप करके जानकारी संबंधित अधिकारी या हमारे कभी भेज दोगे, हम जो कुछ करना होगा उसके करेंगे। घटनाएं न हो ये बात, लेकिन होने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई ये सरकार का अगला काम है। कार्रवाई करने पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इसमें कोई लापरवाही कोई अफसर करेगा, कोई मानो पुलिस का सिपाही कर्मचारी अधिकारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं, उनको छोड़ते नहीं है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, कोई एक बार मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी हम करते हैं। और जहाँ तक आज से 10 साल पहले की बात मैं करता हूँ, उस समय भी घटनाएं होती थी, आज भी होती हैं। कोई समय ऐसा भी कि क्या होगा कि राम राज्य आ गया हो, अभी उस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में नहीं आया। समाज का सहयोग चाहिए, और समाज के सहयोग में भी खास करके जिन परिवारों के ये बच्चे नौजवान बिगड़ते हैं, उन परिवारों का सहयोग जरूर चाहिए। अगर उन परिवारों का सहयोग हो जाएगा तो फिर बच्चा हिम्मत करता नहीं है। तो ये गुस्साहट किसी की तरफ से ना हो, सरकार का सहयोग करे, एक्शन लेने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपकी पार्टी युवाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में क्या सोचते हैं, मुझसे आप क्या सोचते हैं? युवाओं की राजनीति में सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए? तो आज यहाँ जो लोग बुलाए हैं, हमने बुजुर्ग नहीं बुलाए, कदू का आ गए होंगे, मेरे जैसा भी बुजुर्ग आ गया यहाँ के सामने, आप में से भी कदू का आ गए। यहाँ 95% लोग युवा बैठे हैं, और युवाओं के साथ चर्चा करने का मतलब ये है कि युवाओं को सारी बात की समझ लगे, युवाओं को ठीक दिशा मिले, और युवा हर काम में आगे आए। आखिर युवा अवस्था ऐसी होती है जब भी जो अपनी दिशा तय करने का सारा दिन उस पर चलता है, क्योंकि हमारी एज ऐसी है उसमें बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं। मानो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मुझे युवा अवस्था में, ये 1975 की बात है, मेरा जन्म 54 का है, सिर्फ 21 साल की उम्र थी। देश में इमरजेंसी लग गई, 18 महीने में इमरजेंसी देखी, मैंने कभी जेल नहीं गया मैं, लेकिन उनको उस समय पता लगा कि देश क्या है। लोग लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों के आधार पर उसी समय सोचने लग गए। और 75 के बाद 4 साल के बाद मैंने एक कार्यक्रम था कोई प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जब त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का वहाँ मिलाप होता है। 27 जनवरी शाम को 5 बजे त्रिवेणी संगम पर खड़े होकर संकल्प ले लिया था कि मनोहर लाल, ये जीवन देश के काम आना चाहिए, ये किसी व्यक्ति के काम नहीं करना। उस समय उम्र थी सबकी नारी मेरी 25 साल। 25 साल की उम्र में घरवाले भी तैयार होते हैं, भाई छोड़ ना बांध दो, कहते हैं ना, लेकिन अब बनने से बच गए। धर्म की जिम्मेदारियां कोई व्यक्तिगत बसाई नहीं, हम देश के काम में लग गए। तो युवा अवस्था में बहुत कुछ होता है। आप युवा अवस्था में आप आए हैं, इसमें कोई ये कहते नहीं युवाओं के लिए तो अलग से पार्टी करें, आरक्षण करते, युवाओं के लिए करेंगे, ये करेंगे, हम युवाओं को ही आगे ला रहे हैं। हाँ, युवा जोश में काम करता, धीरे धीरे वो संभल करके उसका होश भी बढ़ता है, जोश होश के साथ आगे बढ़े। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, उस अनुभव के आधार पर आगे राजनीति में लोग बड़ा बड़ा काम भी करते हैं। आज मोदी जी की उम्र कोई 72 साल है, लेकिन मोदी ने कहा कि हम 75 साल से ऊपर आगे नहीं बढ़ाने देंगे राजनीति में, सक्रिय राजनीति 75 तक करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। क्यों किया? ताकि अगर ये 75 के बाद 90 तक चलते रहे तो नीचे से नए नहीं आएंगे। 75 रुपये लगा दी ताकि नीचे से 40 साल के, 45 साल के, 50 साल लोग आगे बढ़ने चाहिए। हमारा देश युवा देश है, युवाओं पर भरोसा है, और युवा जितना आगे बढ़ करके कर सकता है देश समाज के लिए, शायद हाँ अनुभवी आदमी का अनुभव काम आता है, लेकिन मेहनत, ऊर्जा, शक्ति, जोश वो युवा में होता है।
और कभी कभी युवाओं को कोई बात कठिनाई आती है तो रास्ता बुजुर्ग निकालता है। एक कहानी हमने सुनी है ना, कभी एक बारात जानी थी और लड़की वालों ने एक शर्त लगा दी कि भाई बारात में बूढ़ा नहीं लाओगे, सारे नौजवान आओगे। तो उस बाराती वालों ने, लड़के वालों ने कह दिया ठीक है, हमारे तो बहुत है, हमारे जो नौजवान वही आएंगे, अच्छा नाचेंगे कूदेंगे खुशी मनाएंगे, नौजवान कभी थोड़े नौजवान लाएंगे सारे। एक बूढ़े को उसको पता लग गया, उस बूढ़े ने सुना कि ये तो शर्त मान के आ गए, उनका बात सुनो। उसकी बात मान ली, ठीक है दिखाओ, सारे नौजवान दिखाओ, लेकिन एक आध बूढ़े को छुपा के ले जाओ, कहीं संकट में पड़ जाओगे और संकट में बाहर निकालेगा तो एक बूढ़ा निकालेगा। उन्होंने बूढ़े की बात मान ली। एक ट्रक होता ना बड़ा सा, उस ट्रक में बूढ़े को बैठा दिया, थोड़ा सांस के लिए रास्ता बना दिया, आवाज उसके निकल सके रास्ता बना दिया और बस में चला लिया बूढ़ा। चला के ले गए और आगे लड़की वाले ने शाम को खाना खाने लगे तो कहने लगे देखो भाई हम रात्रि 25 और हमारे पर जो हलवा बना है ये 25 घड़ी हलवा है। घड़ी समझते ना कितना होता है? 5 सेर, क्यों नहीं 5 सेर की घड़ी होती थी। ये 25 घड़ी हलवा है, 25 रात्रि हो, हर किसी को एक एक घड़ी बांट के आएगा, पूरा हलवा खाना पड़ेगा। ये पूरा हलवा खा जाओगे तो छोटी भेज जाएंगे और पूरा हलवा नहीं खा सके तो हम छोटी नहीं भेज जाएंगे। बड़ा संकट भी, एक घड़ी 5 सेर हलवा कोई कोई को खा जाए, सारे कैसे खाएंगे? अभी संकट में बूढ़ा याद आ गया, जाओ बाबा से पूछो। तो बूढ़े को वहाँ ट्रक के साथ अपना मुंह लगा के उसके आवाज बताई, सुनाई के ये संकट आया, इसका इलाज बता कि भाई इतनी बात है कि ठीक है, उनको कौन ठीक है, 25 घड़ी 25 रात्रि सारा खाएंगे। हमारी भी एक शर्त है क्या कि एक एक बार एक एक घड़ी आएगी, एक घड़ी आएगी फिर दूसरी घड़ी आएगी फिर तीसरी आएगी, 25 घड़ी पूरी खत्म कर ले तो छोटी भेज दियो, नहीं तो नहीं। जाकर कह दिया और बताया, बता के करना भाई तारी अकल तो नहीं है, हम को डाला लो साथ में भले चुटकुला, लेकिन बुजुर्गों के अनुभव होते हैं, उसके अनुभव से नौजवान सीखता है, नौजवान अच्छा काम कर सकता है। नौजवानों की हर जगह जरूरत है। बीजेपी में हमने अलग से युवा मोर्चा चला रखा है, उस युवा मोर्चा के माध्यम से ट्रेनिंग होती है, बहुत काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, सभाएं में सहयोग करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ के अगले खड़े भी हो जाते हैं और उन्हीं युवाओं में से बहुत लोग आगे निकलते हैं, आगे पीढ़ी चलती है। इसके युवाओं आपका सहयोग चाहिए, हम साथ हैं आपके धन्यवाद।